नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसके बारे में देखिए हम इस वीडियो में देखिए डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट जो है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हम 40 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखिए अभी आपका पूछा भी जा चुका है कि भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या होती है? तो भाषा की जो मूल इकाई है वो होती है आपकी ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, यानी कि विराम चिन्ह से बना हुआ एक सही वाक्य इन चारों में से कौन सा, उस वाक्य को हमें बताना है। तो यदि आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें लिखा हुआ है सुख और दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो ये विराम चिन्ह युक्त एक सही शब्द वहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरे में यहाँ पर से पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो क्या प्रयोग किया गया है वो हमें बताना संज्ञा के रूप में। तो वाक्य है वह इनमें से एक को जानता है, तो वह उनमें से एक को जानता है, उनमें से कौन सा जो है वो संज्ञा है वो हमें बताना है। ए बी सी डी में से कौन सी संज्ञा है। तो तीसरे का जो है जो ऑप्शन नंबर डी है ना, एक, तो एक जो है ये आपका संज्ञा हो जाएगा। यानी इस वाक्य जो एक जो लिखा हुआ है ना ये हो जाएगा आपका संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सर्वनाम से रिलेटेड है। तो पूछा गया था कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है पूछा गया है, तो गुणवाचक जो है या आपका सर्वनाम का भेद जो है वो आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है। तो किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए 5वें का आंसर जो है आपका सही बन जाएगा। छठे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सोवन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो देख रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा देख रहा है। तो ये आपका क्रिया शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि बेटा, यानी कि मेरा बेटा हजारों में एक है, इस वाक्य में जो हजारों जो शब्द जो यूज किया गया है वो क्या है? तो 7वें में हजारों जो है वो अव्यय शब्द जो आपका होता है हजारों। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस 7वें का जो है सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है आपका वो आपके पुल्लिंग है। तो ए बी सी डी ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन से शब्द जो है वो सभी पुल्लिंग है वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देंगे तो इसमें देखिए आपका प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह जो ये आपका लिखा हुआ है ये सभी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। पूछा गया है कि वचन के आधार असंगत शब्द युग्म जो है वो क्या है? तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा हमें असंगत शब्द युग्म है वो हमें छांटना है। तो 9वें में अगर आप ध्यान देंगे तो 9वें का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका पेड़ और आपके पेड़ों। तो ये आपका शब्द युग्म जो है वो आपका सही नहीं है। बाकी जो आपकी बिल्ली और बिल्लियां ये सही है, खम्बा और खम्बे ये भी शब्द है, रस्सी और रस्सियां ये आपका सही है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा था असंगत है, तो पेड़ और आपका पेड़ों जो है ये आपका असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी 10वें का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10वें की तरफ। तो 9वें का हमने आंसर आपको दे दिया है और 10वां देखिए आपसे क्या पूछा गया है? यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में आवश्यक उत्तीर्ण हो जाती, तो क्रिया का काल कौन सा है? तो ये जो काल से संबंधित देखिए ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो 10वें का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेतु हेतुमद भूतकाल। तो ये आपका हेतु हेतुमद भूतकाल से का एक वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन
पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य जो है वो कौन सा संभव है। तो इनमें से कौन सा है, इन 4 विकल्पों में से वो मैं बता देंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन ना एग्जाम में पेपर में देखिए इस तरह से आ जाते हैं जो कि आपको पढ़ने में देखिए कंफ्यूज कर देते हैं, और यही क्वेश्चन वो होते हैं जो आप जो है गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे थे कौन से क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन नंबर आपका 11वें के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बन जाएगा भाववाच्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 11वें का ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो 12वें का जवाब ऑप्शन नंबर सी होता है, वो आपका कारक होता है। ठीक है, तो कारक को भी देखा आप अच्छे से पढ़ करके जरूर जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन कारक से रिलेटेड आपके पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो तत्सम तद्भव का जो असंगत युग्म यहाँ पे आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए अगर ये आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो है असंगत युग्म हो जाएगा, अंगूठा और अंगुष्ठ। तो यहाँ पर ये आपका सही नहीं है। बाकी आपका जो तत्सम तद्भव को सही हुआ है वो आपका कुष्ठ और कोड भी है, क्षण और छीन भी है, और काष्ठ और काठ भी है। लेकिन यहाँ पर असंगत पूछा था, यहाँ पर देखिए असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी देखिए आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं। पूछा गया कि निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं है पूछा गया, तो निकृष्ट यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर बन जाएगा, जो कि निर शब्द से मिलकर जो है आपका नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा गया कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ये देखिए ये भी आपका उपसर्ग प्रत्यय से है, प्रत्यय शब्द से यहाँ पर पूछा गया था कि मिलाप शब्द में कौन सा जो है वो प्रत्यय नहीं है पूछा गया है, यानी कौन सा प्रत्यय लगा है। इस बार देखिए लगा है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बन जाएगा आपका मिलाप में हो जाएगा आपका आप। ठीक है, तो मिल प्लस आप, तो आप यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़ लेते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म जो है वो आपका सही नहीं है, यानी कि विलोम शब्द के ऊपर ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो विलोम शब्द की उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूछा गया सही नहीं है पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये वाला ये आपका विलोम शब्द सही नहीं है। बाकी ए सी और डी ये विलोम शब्द जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 16 का बी यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि अनिवार्य का विलोम शब्द होगा। तो अनिवार्य जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपका वैकल्पिक, अनिवार्य का हो जाएगा आपका वैकल्पिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया था कि कंदर्प, पाश्चार और पुष्पधाव यह निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो किसके ये पर्यायवाची शब्द हैं ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का है कामदेव के, देखिए ये जो आपके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये जो तीनों जो शब्द मैंने आपको पढ़ के बताए ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका लिखा हुआ है ना, मोद और हर्ष, ये दोनों जो है वो आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। देखिए अंतर का अर्थ जो है वो नहीं होता है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो बी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आकाश नहीं होता है, बाकी आपकी दूरी, शेष और हृदय ये तीनों ही क्या है अंतर के अर्थ होते हैं, लेकिन आकाश जो है वो अंतर का अर्थ जो है वो नहीं होता है, और नहीं ही क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है वो असंगत है। ठीक है, तो हमें असंगत बताना है, वो भी विशेषण के बारे में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में जो डी आप देख लें
अज्ञान और अज्ञानता, तो ये विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। बाकी ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होता है और कुल का विशेषण कुलीन होता है और झगड़ा का जो विशेषण होता है वो होता है आपका झगड़ालू। ठीक है, तो विशेष्य और विशेषण नामक चैप्टर से देखिए ये क्वेश्चन लिया गया है और आपके सिलेबस में भी देखिए विशेष्य और विशेषण से एक चैप्टर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22 पूछा गया है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के इनमें से सही वाक्य शब्द का आपका चुनन कीजिए। जो मुकदमा दायर करता है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है वो क्या यूज किया जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वहाँ से देखिए ये आपका क्वेश्चन जो आपका लिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपका उस व्यक्ति को ना वादी के नाम से देखिए जाना जाता है। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रिलेटेड ऊपर भी ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपनी यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो अनुयायी जो शब्द होगा ना ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। देखिए स्वर संधि का भेद नहीं है पूछा गया है, तो ये हल संधि जो होता है ना यही भेद नहीं होता है। बाकी आपका वृद्धि संधि भी देखिए आपका स्वर संधि का भेद है और आपका दीर्घ संधि और आपका गुण संधि भी जो है ना ये भी आपके क्या है, ये भी आपके वृद्धि संधि के आपके भेद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो यथाशक्ति में अविभाव समास जो आपका वो पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 26 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, नहीं शुद्ध अशुद्ध वाक्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी देखिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में देखिए दिया हुआ है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो 26 का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये आपका जो है वो अशुद्ध है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये आपका अशुद्ध है। बाकी ए बी और सी ये तीनों देखिए आपके शुद्ध वाक्य हैं। पढ़ते हैं 27 की तरफ पूछा गया करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण वर्ग का स्थायी भाव क्या होता है यह हमें बताना है। 27 का जो बी है ना वो आपका करुण रस का विषम्य जो है ये सब जो है आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूछा गया था कि छंदों की गणना किससे की जाती है। ठीक है, तो छंदों की गणना जो है वो किससे की जाती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी पर यदि आप ध्यान देंगे वर्ण और मात्राओं की संख्या जब हम गिनते हैं ना तो हमें छंद का पता लगता है, तो ये कौन सा छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी वर्ण और मात्रा। 29 में पूछा गया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशु जाति त्रिंत्र पावों में जो है कौन सा अलंकार है। तो ये देखिए आपकी एक पंक्ति यहाँ पर आपकी दी गई है पूरी, देखिए तो इसमें कौन सा अलंकार है ये अलंकार हमें बताना है। तो 29 में यदि आप ध्यान देंगे तो आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जो वर्ण है ना वो देखिए से आ रहा है इसमें, यहाँ पर भी से आया है। ठीक है, तो जो एक वर्ण जो बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो आपका हो जाता है। 30वें में यहाँ पर पूछा गया कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देरिदा का जन्म जो है वो आपका कहाँ हुआ था, तो 30वें में ए यहाँ पर होगा अल्जीरिया में आपका हुआ था, तो ये देखिए आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 31 की तरफ चलते हैं। तो 31 में आपका क्या पूछा गया था, 31 में यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अर्शपिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्तियों का अर्थ जो है वो क्या होगा। ये एक लोक उक्तियाँ है, तो इसका जो अर्थ है ना जो हम देखिए लोक उक्तियाँ जो बोल देते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, यहाँ आपसे पूछी गई है। तो 31 का जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये इस देखिए लोक उक्ति का अर्थ जो आपका होता है। उसके बाद 32 में चलते हैं। 32 में यहाँ पर पूछा गया था बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोक उक्ति यानी कि बहुत कंजूसी जो यूज किया जाता है उससे जो लोक उक्ति बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो लोक उक्ति में बतानी है। तो 32 में यदि आप ध्यान देंगे आपका सी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए उस व्यक्ति के लिए बहुत कंजूसी होती है। ठीक है, तो ये एक सी जो है वो 32 का सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 33 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो काल विभाजन नहीं है पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका
33 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल। बाकी आपका भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल ये हिंदी साहित्य के अनुसार काल विभाजन है, लेकिन संयुक्त काल जैसी नाम की कोई भी देखे वो विभाजन यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे मैंने यहाँ पर देखिए आपका ना एक हर बार देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, एक गद्यांश यहाँ पर आपको दिया जाता है और उस गद्यांश को पढ़ जब आप पढ़ेंगे और उसी के आधार पर क्या होता है आपका आंसर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम उस गद्यांश के ऊपर, ये पूरा का पूरा देखिए गद्यांश है, उसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसके डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए क्वेश्चन इस तक किस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था ना 3 में ना 13 में मुहावरे का में कौन सा अर्थ जो है वो आपका ठीक बैठता है, यानी कि ठीक लगता है। ना 3 में ना 13 में एक मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो 34 में दिया, आप डी पर ध्यान देंगे, किसी भी गिनती में न आना, तो ये इस मुहावरे का सही अर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ये बर्तना का क्या तात्पर्य होता है। तो ये क्या तात्पर्य होता है बर्तना का, देखिए ये जो है ना ये आपके चैप्टर से यहाँ पर आपका दिए गए। तो 35 का जो ऑप्शन नंबर ए पर यदि आप ध्यान देंगे आपका निंदा और तिरस्कार, तो ये इसका देखिए अर्थ होता है। 35 में आपसे 36 में आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था। तो 35 में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि लेखक की परेशानी का क्या कारण था, यानी कि ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि लेखक की परेशानी का जो मेन कारण था वो क्या था उस गद्यांश में। तो 36 का जो कारण देखो मैंने इसमें बद लिखा है वो है लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जिसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। नहीं, जैसा कि भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया है उसी प्रकार लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य में कभी क्षमा नहीं करा जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद 37 यहाँ पर चलते हैं। तो 37 में यहाँ पर आपसे पूछा गया था भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया उस पैसेज को पढ़कर हमें ये आंसर देना है। तो इसमें 37 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी जो थी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण कर लिया था। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो पूरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया वो महाभारत से रिलेटेड है। इसे पढ़ने के बाद ही ना आपको आंसर देने होते हैं। तो ये आपका हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट था इसमें 37 क्वेश्चन देखे मैंने ऐड किए हैं और हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन को ये चैप्टर देखे मैंने आपका बनाया, ताकि आप इस तरह के प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो हिंदी में ना बटे में से बटे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हिंदी के जो टोटल प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करने वाला हूँ, कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट देखे मैं अपलोड करूँगा हिंदी के, और 40 के आसपास ही मैं आपको जीके जीएस के भी देके आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट के बाद।